गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट थर्ड ईयर की इस क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे 18वीं सदी के मध्य में भारत। ये हमारे थर्ड ईयर का फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में 18वीं सदी के मध्य में यूरोपीय जातियों का प्रवेश हुआ और किस तरह से उनमें आपसी संघर्ष होने के बाद अंततः अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और भारत में 1947 तक अपना राज्य विद्यमान रखा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे, हम जनरली जो बात की जाती है वो अंग्रेज़ों की जाती है कि अंग्रेज भारत में आए सर्वप्रथम, लेकिन उससे पहले हम देखें कई यूरोपीय देश थे जिन्होंने भारत में आकर के यहाँ पर मुग़ल सम्राटों से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, यहाँ के कुछ हिंदू शासकों से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की और उसके बाद यहाँ पर उनमें आपसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुई और संघर्ष हुए, जिसमें अंततः अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और अपने समस्त प्रतिस्पर्धियों को हराकर यहाँ से उन्हें पुनः लौटने के लिए विवश कर दिया। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे भारत में हमारा सब टॉपिक डालेंगे भारत में यूरोपियों का प्रवेश। भारत में यूरोपियों का प्रवेश, यूरोपियंस का प्रवेश। इसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे पुर्तगाली जो थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम अपना व्यापार स्थापित किया था। यहाँ पे अपने व्यापार की उन्होंने शुरुआत की थी। इसमें आप देखिएगा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण नाम पहले भी सुना होगा, आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा, ये आप इसको नोट भी करेंगे, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। देखिए, पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा देश था और इस छोटे से देश में नाविक जो थे वो काफ़ी साहसी भी थे और नाव संचालन में कुशल भी थे। तो आप देखिएगा 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा अपने कुछ साथियों के साथ एक जहाजी बेड़ा लेकर के पुर्तगाल से चला और 1498 ईस्वी में वो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के बंदरगाह पर 1498 ईस्वी। आप लोग प्लीज़ ये नोट भी करते जाइएगा क्योंकि छोटे क्वेश्चंस के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। तो आप सन जो है स्पेशली उसको आप नोट करते जाइए और उससे संबंधित घटनाएं भी आप उसके सामने लिखें। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यहाँ पर आप देखिए जो इस समय शासक था वो था जमोरिन। नाम लिखेंगे शासक का नाम जमोरिन। जमोरिन ने जब वास्को डी गामा पहुंचा कालीकट के बंदरगाह पर तो उसका काफ़ी भव्य स्वागत किया और उसको काफ़ी व्यापारिक सुविधाएं भी प्रदान की। लेकिन आप देखिएगा इस समय जितना भी समुद्री व्यापार था उस समस्त समुद्री व्यापार पर अरब लोगों का एकाधिकार था। तो स्वाभाविक है कि अरब लंबे समय से समुद्री व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित किए हुए थे। तो अब जब उनके प्रतिस्पर्धी के रूप में पुर्तगाली यहाँ आए तो निश्चित रूप से दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। लेकिन अंततः जमोरिन के द्वारा पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दी गई और वे भी अपने यहाँ पर बस्तियाँ स्थापित करने लगे। आप देखिए सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था, आप नाम लिखेंगे, सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर का आप नाम लिखेंगे, इसमें अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो 1509 से 1515 ईस्वी तक 1509 से 1515 ईस्वी पर गवर्नर के पद पर सुशोभित रहा। इसके बाद दूसरा गवर्नर आप लिखिएगा 1509 से 1515 ईस्वी तक अल-बुकर, पहला अल्मीडा और दूसरा अल-बुकर।
ठीक है। अब अलबुकर जो पुर्तगाली गवर्नर था, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी था और इसने पुर्तगालियों के न सिर्फ व्यापार का विस्तार किया बल्कि पुर्तगाली क्षेत्रों का भी काफ़ी विकास किया। और इसमें आप देखिएगा इसके समय में स्पेशली आप देखिएगा जो विकास हुआ उसमें आप देखिएगा नाम लिखिएगा ड्यू, सालसेट, ड्यू, सालसेट, बसीन, नाम लिखिएगा ड्यू, सालसेट, बसीन, पॉल, बंगाल में हुगली और मद्रास के तट पर सान सोम, इन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो आधिपत्य स्थापित किया गया था इन क्षेत्रों पर, वो लंबे समय तक कायम नहीं रहा। धीरे धीरे मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा, और इस समय एक भारत में नई उभरती हुई शक्ति और थी, और वो नई उभरती हुई शक्ति थी मराठे। ठीक है, तो आप देखिएगा 1629 ईस्वी में 1629 एडी में शाहजहां ने पुर्तगालियों से 1629 में शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली का क्षेत्र वापस छीन लिया। हुगली बहुत इंपॉर्टेंट था बंगाल में क्षेत्र। हुगली का क्षेत्र शाहजहां ने छीन लिया और 1639 में 1639 एडी मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन का क्षेत्र जो था वो छीन लिया था। सालसेट और बसीन का क्षेत्र 1639 एडी में मराठों ने पुर्तगालियों से छीन लिया था। अब इसके बाद आप देखिएगा पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण यूरोपीय जाति थी जिसने भारत में प्रवेश किया वो था डच। लिखिएगा नेक्स्ट सब टॉपिक, भारत में डचों का प्रवेश। 1602 ईस्वी में डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और 1604 ईस्वी में डच जहाजी बेड़ा कालीकट पहुंचा। 1604 ईस्वी में डच जहाजी बेड़ा कालीकट पहुंचा। इसके अलावा मछलीपट्टम, पेट्रोपोली, पुलिकट आदि स्थानों पर मछलीपट्टम, पेट्रोपोली और पुलिकट आदि स्थानों पर डचों ने अपना व्यापार शुरू करा। और इसके बाद 1718 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों से हुगली, नागपट्टम आदि क्षेत्र छीन लिए। अंग्रेजों द्वारा 1718 ईस्वी में डचों से उनके प्रमुख क्षेत्र हुगली और नागपट्टम छीन लिए थे। इसके बाद आप देखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ और छोटे क्वेश्चंस की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, डचों और अंग्रेजों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था जो इतिहास में बेदरा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेजों और डचों के बीच ये युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। 759 एडी में ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में पराजित होने के बाद अंग्रेजों और डचों के बीच संधि हो गई थी और उस संधि के तहत डचों ने भविष्य में अंग्रेजों से युद्ध न करने और किलेबंदी न करने का आश्वासन उनको दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिएगा
डचों, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और इसके बाद भारत में जिस यूरोपीय जाति का प्रवेश हुआ उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, अंग्रेज। अंग्रेज डचों के बाद भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए। हम सभी जानते हैं अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि अंग्रेजों ने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, यदि उनके एक उपनिवेश में या उनके साम्राज्य के किसी एक क्षेत्र में सूर्य उदय होता था तो अस्त होने से पहले वही सूर्य उनके किसी दूसरे उपनिवेश में पुनः उदय हो जाता था। तो इतना विशाल साम्राज्य अंग्रेजों के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसलिए ये कहावत है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। अब आप देखिएगा, एलिजाबेथ ट्यूडर के शासनकाल में जो लंदन के कुछ व्यापारी थे, वो लंदन के व्यापारियों ने व्यापार करने की अनुमति मांगी और एलिजाबेथ ट्यूडर के द्वारा उनको ये परमिशन दी गई और भारत से व्यापार करने के लिए जिस कंपनी का गठन किया गया उससे भी आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा जब जहांगीर शाहजहाँ पढ़ा था मुगल काल सेकेंड ईयर में, तो ये वहाँ पर भी थोड़ा सा टॉपिक आया था ये कि जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए। इसमें सर हॉकिंस आए, लेकिन उनको उनकी उम्मीदों के अनुसार पर्याप्त व्यापारिक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। इसके बाद में सर टॉमस रो, पहले आप लिखिएगा हॉकिंस और फिर सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आए और इन्हें जहांगीर के द्वारा, मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा अनुमति दी गई। लेकिन जिन विशेष व्यापारिक सुविधाओं की उम्मीद अंग्रेज मुगल बादशाह से कर रहे थे वो प्राप्त उनको नहीं हो पाई। तो चूंकि अंग्रेज बहुत महत्वाकांक्षी थे और उनका ये मानना था कि पृथ्वी पर ईश्वर ने उन्हें एक श्रेष्ठ जाति के रूप में भेजा है और वो स्वयं को अपने आप से श्रेष्ठ मानते थे। तो जब उन्होंने व्यापार की अनुमति मांगी जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर, तो मुगल बादशाह जहांगीर ने उनको ये कहा कि जो व्यापारिक सुविधाएं अन्य विदेशियों या यूरोपियों को प्रदान की गई हैं वही सुविधाएं इन अंग्रेजों को भी प्रदान की जाएं। लेकिन अंग्रेज इससे संतुष्ट नहीं हुए। और इसके बाद आप लिखेगा, सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके दोनों ही, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, अंग्रेजों ने अपनी सर्वप्रथम बस्ती कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर है, अंग्रेजों ने अपनी सर्वप्रथम बस्ती सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों की सर्वप्रथम बस्ती सूरत में, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापार का विकास किया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने इस व्यापार का विस्तार किया और कुछ समय में ही उन्होंने बंगाल, मुंबई और मद्रास में अपनी प्रेसिडेंसियां स्थापित की। हम सभी जानते हैं भारत में, यदि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें तो हर्षवर्धन के बाद से फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के भी आ रहे हैं कि भारत पहले छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था और धीरे धीरे ये परिपाटी जो है वो शक्तिशाली राजाओं के समय में बरकरार रही। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर्षवर्धन के बाद भारत में इस विशाल अखंड साम्राज्य को संभालने की योग्यता उसके उत्तराधिकारियों में नहीं रही और पुनः भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ जो आपस में सदैव संघर्ष किया करते थे और अपनी शक्ति को समाप्त करते थे। और शायद यही कारण है कि इसका लाभ बाद में तुर्कों ने उठाया और मुसलमानों ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया। 1526 में
जब मुग़ल शासन की स्थापना हुई तो मुग़ल साम्राज्य भी भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना राज्य कायम करने में सफल रहा। पूरे मुग़ल वंश में आप देखेगा, यदि हम औरंगजेब तक देखें, एक के बाद एक योग्य और शक्तिशाली शासक रहे। लेकिन जो स्थिति प्राचीन भारत के इतिहास में हमें शासकों की देखने को मिली, अंत में वही स्थिति विशाल मुग़ल साम्राज्य की भी हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल उत्तराधिकारी जो थे वो उतने शक्तिशाली और योग्य नहीं थे जो विशाल मुग़ल साम्राज्य को संभाल के रख पाते। और यही कारण है कि उनमें जो दरबारी सरदार अमीर थे उनमें आपस में संघर्ष होने लगा। और इसका लाभ, जैसे पहले मुसलमानों ने भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठा करके यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक उसी प्रकार से जब मुग़ल दरबार में दलबंदियाँ होने लगी, गुटबंदियाँ होने लगी, तो इसका सीधा लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया और उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। ऐसा कई घटनाएं आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे आप सर्वप्रथम प्लासी के युद्ध को ही ले लें कि प्लासी के युद्ध में जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, तो आप देखिएगा यदि हम नवाब की सैन्य संख्या देखें और क्लाइव की सैन्य संख्या देखें तो शायद ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन क्लाइव का कॉन्फिडेंस और दूसरी बात जो नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में विभिन्न व्यापारी वर्ग के लोग थे, उच्च जिसमें हिंदू भी थे और उसके अपने रिश्तेदार नातेदार थे, उन सभी ने उसका साथ नहीं दिया। इवन उसके जो तीनों महत्वपूर्ण सेना नायक थे उनमें से भी शपथ लेने के बाद, कुरान की शपथ लेने के बाद भी मौन मुख दर्शक होकर के प्लासी के मैदान में देखते रहे थे। तो इसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेज उस छोटी सी सेना के साथ क्लाइव उस युद्ध में विजयी रहा और अंग्रेज यहाँ अपनी बंगाल में सत्ता को स्थापित करने और अपने हिसाब से नवाबों को सत्ता पर बैठाने और सत्ता से उतारने, दोनों का खेल वो जो खेल रहे थे उसमें उनको सफलता मिली। और धीरे धीरे फिर उन्होंने राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और अपने अधिकारों में उन्होंने निरंतर वृद्धि की। इस प्रकार से अंग्रेज जो हैं वो अन्य यूरोपीय जातियों की तुलना में यदि हम देखें तो अधिक चतुर, समझदार और चालाक जाति निकली, जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपना हर दाव खेला और उसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। एक चीज़ आप लिखेंगे निशान, ये छोटे क्वेश्चन के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट भी है, निशान। इसको आप थोड़ा नोट करेंगे। 1652 ईस्वी में 1652 ईस्वी में शाहजादा शुजा, आप सभी जानते हैं ये शाहजहाँ का पुत्र था और उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब से पराजित हुआ था। शाहजादा शुजा ने शुजा से निशान से अभिप्राय है विशेष आदेश, निशान से अभिप्राय है विशेष आदेश, विशेष आदेश प्राप्त किया जिससे चुंगी व अन्य करों के बदले अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक देते थे, जिससे उन्हें बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया, जिससे उन्हें बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद आप लिखेंगे अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, ये चौथी महत्वपूर्ण यूरोपीय जाति थी। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, एक के बाद एक ये यूरोपीय जातियां जो थी वो भारत में आई।
1641 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में भी काफ़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी और दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। और ये युद्ध जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चला। 1700 फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से जहाँ वहाँ प्रतिस्पर्धा की, लेकिन दोनों के बीच समझौता हो गया और युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी वो समाप्त नहीं हुई थी और इसका परिणाम ये निकला कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों दोनों के बीच भारत में भी संघर्ष हुआ। लेकिन अपने पूर्व में जो पुर्तगाली, डच और ये यूरोपीय जातियाँ आई थी, जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उन्हें पराजित करा, अंततः अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को भी परास्त कर दिया और भारत में वो एक अकेली यूरोपीय जाति थी जो 1947 तक अपना राज्य कायम रखने में सफल हुई। अब देखिए, फ्रांसीसी जो थे, चूँकि यूरोपीय जाति थी, फ्रांस एक विशाल देश था यूरोप का और काफ़ी विकसित भी था, सैन्य दृष्टि से भी उसकी सेना सॉलिड थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने भी यहाँ भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। और इसके बाद आप देखिएगा जैसे जैसे उनकी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती गई, अंग्रेज उनके प्रति और अधिक उग्र रूप धारण करते गए और दोनों में संघर्ष की स्थिति बनी रही और अंत में फ्रांसीसी भी पराजित हुए, दोनों अंग्रेजों ने उन्हें पराजित कर दिया और भारत से जो फ्रांसीसी आधिपत्य था वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था। इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग जो हम इसमें डालेंगे, उस हेडिंग के लिए आप नोट करिएगा, जिस समय अंग्रेज भारत में आए उस समय यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, या आप इसको लिख सकते हैं, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। देखिए, इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो अंग्रेज जब भारत में आए तो सेम वही सिचुएशन थी जब मुस्लिम भारत में आए थे। तो उस समय में भी आप देखिएगा भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और वो राज्य आपस में हमेशा संघर्ष में लीन रहते थे और अपनी ही शक्ति को क्षीण किए जा रहे थे। सेम वही कंडीशन काफ़ी हद तक जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें देखने को मिली, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे, दरबार में गुटबंदियाँ हो रही थी, दलबंदियाँ हो रही थी, मराठे भी इस समय काफ़ी हावी हो रहे थे। और दक्षिण में यदि देखी जाए, अभी हम आज क्योंकि अब थोड़ा टाइम कम है, हमें टाइमिंग के हिसाब से क्लासेस लेनी होती हैं, तो ये जो इस समय दक्षिण की हम बात कर लें, दक्षिण में 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। नेक्स्ट क्लास में इसको हम और अच्छे से भी एक्सप्लेन करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ कौन सी थी? हैदर अली, निजाम और मराठे। ठीक है, अब देखिएगा ये तीनों शक्तियां जो थी, निश्चित रूप से ये तीनों शक्तियां संगठित होकर के अंग्रेजों का विरोध करती तो अंग्रेज यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में कभी भी सफल नहीं होते। लेकिन ये शायद दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो भी शक्तिशाली शक्तियाँ रहीं, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो हैदर अली हो, चाहे वो निज़ाम हो, ये आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष करके अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे थे और उसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने दक्षिण में इन तीनों शक्तियों को कभी भी एक नहीं होने दिया। कभी अंग्रेज मराठों से संधि कर लेते थे, कभी हैदर अली से संधि कर लेते थे और कभी निजाम से। यद्यपि
कई बार ये कोशिश हैदर अली के द्वारा भी की गई, क्योंकि हैदर अली एक बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था और सैनिक कुशलता के साथ साथ उसके अंदर कूटनीतिक चातुर्य भी था। उसने अंग्रेज़ों से संधि करने के प्रयास भी किए और कोशिश ये रही कि वो किसी भी तरह से अंग्रेज़ों का सहयोग सदैव प्राप्त करता रहे, लेकिन उसकी जो योजनाएं थी वो शायद उसमें वो सफल नहीं हो पाया और अंततः अंग्रेजों ने दक्षिण की इन तीनों शक्तियों को एक एक करके समाप्त कर दिया। मराठों का विस्तृत इतिहास सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं, अभी आप मराठों को पढ़ेंगे फाइनल ईयर में भी। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लासेस कृपया निरंतर लेते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।